Gersit gangpuna tsuksla zille Kargilong January ngistung issues sakshigi chuzugna fallaga COVID-19 ni huda tangma gozuk chachainjuk di vaccine pu ngatir gersit kuryang choskanchigin gomagoiresi gyakpanuk deluksi mehkame lasmiun duna dun labingse COVID nas grat burkhan elasmiun saga di hudao tangma chachainjuk di siryang gomagoiresi gyakpanuk ni karot suma di hudao tangma chachain di jugna tsirika mimangs gama di hudao tang Koreanu hukumatis elan bacain mimangsla join hukumatis elan bana yanti respu lebachik di vaccine pu met khamet tangse rangna rangi nangmi unis chung lux bazat yantang sak chung selusna gersit chung selushain mahkama siyat zilla kargili choksna mimangsi fantoksifia. Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do it. जिले JK 24/7 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही एक रिनाउंड पर्सनालिटी है जो जिनके वेदर अपडेट्स पे लोगों का काफ़ी बहुत इंतज़ार करते हैं। जो इनका वेदर अपडेट रहता है एकदम एक्यूरेट, जब वेदर रिपोर्ट रहते हैं लोगों का काफ़ी कुछ इनके कहने पे काफ़ी कुछ यहाँ पे होता है, या पूरे JNK में कह लो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। ये कोई और नहीं, हमारे साथ सोनम लोटस जी है जो साइंटिस्ट हेड JNK के हैं, मेट सेंटर JNK एंड लद्दाख के अभी हैं फिलहाल। तो आइए जानते हैं इनके पूरे लाइफ के बारे में, कैसा इनका चाइल्डहुड बीता और किस तरह अभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए, JK 24/7 के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला हम पूछना चाहेंगे आप कहाँ पैदा हुए हैं और आपकी चाइल्डहुड डेज जो है वो कैसे बीती है, उस बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें। थैंक यू रिगजिन जी, शुक्रिया। आपने अच्छा मेरे लिए काफ़ी अच्छा शब्द बोला है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि इतना भी वो है, इतना जैसे आप बोलते हैं कि इतना फेमस है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कम मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा जैसे आपके साथ आपका टीम है, इसी तरह हमारा भी जो भी काम करते हैं इट्स ए टीम वर्क, बट देन स्टिल जो भी काम करते हैं तो इसका जो श्रेय जाते हैं जो हेड को ही जाते हैं। तो मैं अपने डिपार्टमेंट को भी, या जो मेरे सीनियर से, मेरे कोलीग से, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और लोगों को भी जिन्होंने इतना प्यार मोहब्बत दिया। अब जहाँ तक मेरा पैदाइश है, मैं लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट में एक लेह से 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट ऑफ लेह एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम शरगोस गाँव है, शारा शरगोस बोलते हैं गाँव है। तो उसमें एक किसान यानी फार्मर्स फैमिली में मैं पैदा हुआ है 1975 में जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आप एक ले से थोड़ा सिटी से हटके जहाँ पैदा हुए हो, तो आपका बचपन जो है कैसा बीता, आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड रहा है उस बारे में थोड़ा बताएं। तो बिल्कुल ये, क्योंकि मेरा पैदाइश जो है देहात में हुआ है, यानी रूरल एरिया में हुआ है, गांव में। तब तो अभी आज से कोई 40 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। तो देन सिचुएशन जो है, ओवरऑल जो लाइवलीहुड है, ओवरऑल जो सिचुएशन है बहुत अलग था। बट देन स्टिल मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं गांव में पैदा हुआ, और गांव में मुझे चैलेंजिंग मतलब ऐसा सिचुएशन मिला है जिसको मुझे हर मौके पे फाइट करना पड़ा है। जैसे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, जैसे गाँव का लाइफ आपको पता है, देहात का लाइफ, जैसे पानी जो है तब की बात तो छोड़ो, अभी भी जो है 1-2 किलोमीटर विंटर में, स्पेशली विंटर में पानी जम जाते तो उधर स्ट्रीम में लेने के लिए जाना पड़ता है लोगों को। तो इसीलिए गाँव का लाइफ, जिसे आप इरिगेशन खेती में भी काम करना पड़ता है, तो अपनी पेरेंट्स को, मम्मी पापा को डे टू डे वर्क में काम करना, एग्रीकल्चर चाहे फील्ड में हो, चाहे गाय चुराने के लिए जाए, तो इसी तरह बहुत एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग गुजारा है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एंड नॉस्टैल्जिक मोमेंट मुझे अभी भी याद आ रहा है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इतना मौका मिला है कुदरत के साथ काम करने में। हम पहाड़ में तब जो है आज से इतना
30-40 साल पहले पहाड़ में जाया करते थे। पहाड़ से हमें वो लकड़ी भी कलेक्ट करके फिर जलाने के लिए लाना पड़ता, तो हम उसमें भी जाते थे। और स्कूल में भी एक्चुअली हम गवर्नमेंट स्कूल में ही हमने मतलब पढ़ा है। जी, तो हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं आपके, और जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन में कैसा था, आपको क्या लगता था कि आप शुरू से ही एक पढ़ाई में कैसे थे आप? एक होता है बहुत इंटेलिजेंट रहना, एक होता है जी पढ़ाई में ज़्यादा और अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रखने वाले, तो आपका नेचर जो है वो कैसे थे लोगों? मेरा बहुत रिलीजियस नेचर का रहा है, क्योंकि गाँव में जब मैंने पहले बात किया, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे, तो लोगों को शेयरिंग भी करना पड़ता है, लोगों के साथ कुछ सामान नहीं तो उसके साथ लाना। एक्चुअली इट वाज ए इंटरडिपेंडेंट कल्चर था, अभी भी है। तो एक बाकी जहाँ तक पढ़ाई की बात करें तो वैसे तो मैं आपको सच्चाई दिल से बता, तो आई थिंक माई सेल्फ कंसिडर माई सेल्फ एज एन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, स्लाइडली एवो एवरेज में। इंटेलिजेंट नहीं था, तो एबो एवरेज में पढ़ाई में था। तो देन मुझे लगता है ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। जी, तो आपके फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आप? थैंक यू रिक्जिन जी। तो हमारे सिबलिंग में वी आर 4 ब्रदर्स, हम 4 ब्रदर्स है, 2 बहनें हैं। तो मैं जो है 3rd है, फर्स्ट हमारा बड़ा भाई साहब है, फिर मेरा बहन जी है, फिर मैं 3rd में हूँ। तो ओवरऑल वी आर 4 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। जी, तो बचपन में कभी हम किसी को किसी पर्सनालिटी को हम पसंद करते हैं या उनकी तरफ बनना चाहते हैं, या एक मेंटोर होता है आपके लाइफ में, तो वो आपका कौन रहा है? जी, मेरा ऐसे एक मेंटर ऐसे कुछ करके पर्टिकुलर आदमी तो नहीं थे, मैं आपको सच्चाई बताऊँ। पर हमारे स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो एक इब्राहिम लिंकन का एक टॉपिक चैप्टर आता था, इब्राहिम लिंकन का। तो उसमें इब्राहिम लिंकन के बारे में लाइफ स्टोरी में पढ़ के काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। तो उसमें वो लिखते थे कि किताब में एक चैप्टर था, हमें शायद मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में था, कि मुझे इतना याद नहीं, शायद मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही था, 7th-8th क्लास में तब की बात है। तो उसमें एक्चुअली इसका इब्राहिम लिंकन जी के लाइफ स्टोरी, कैसे स्ट्रगल किया, बाद में वो कैसे बना, लोगों के लिए उन्होंने कितना, उस पर मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। जी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने स्कूलिंग का आपने बताया कि आप अपने जहाँ पैदा हुए हो वहाँ पे आपने स्कूलिंग किया, तो स्कूलिंग के बाद जो हायर स्टडीज़ जो है आपने कहाँ पे किया है, और कहाँ, क्या बाहर पढ़े हो या इधर लद्दाख में ही आपने इसको कंटिन्यू किया? थैंक यू रिक्जिन। एक्चुअली इट वाज, जैसे मैंने आगाज़ में बोला, इसका जो जर्नी था, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत ही इवेंटफुल जर्नी, बहुत ही इवेंटफुल जर्नी इन द सेंस कि 6th क्लास तक मैं अपने गांव में ही पढ़ा है, तब सेंटर स्कूल कहते थे। 6 के बाद 10th तक मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ठीक से, जो कि जहाँ पे हमारे रिश्तेदार था, तो उसमें मैं 1-2 साल जो है जो मोनेस्ट्री होते, गुम्पा में मोनेस्टिक लाइफ, तो हमारा एक दादाजी था, उनके पास बैठा, तो मोनेस्ट्री में बैठा। मोनेस्ट्री में बहुत कुछ आपको पता है, अच्छा शिक्षा देते हैं, विजडम जो है रिलीजियस, लेकिन एक ना कंपेशन की बात करते हैं, वहाँ से मेरा कंपेशनेट नेचर जो है वहाँ से डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ पे हर इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस डे होते वहाँ पे शिक्षा देते थे गुरुजी लामा लोग जो है, तो उससे काफ़ी इंस्पायर, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद जो है 10th 11th 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ले, फिर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, और फाइनली मैंने मास्टर इन फिलोसफी ने एमफिल किया है फिजिक्स में फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। जी, तो आपका काफ़ी जिस हिसाब से आप बता रहे काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस किस की शौकीन रखते हैं, कैसे आपकी क्या क्या और हॉबीज़ है, उस बारे में? जी, थैंक यू। लेकिन जो सफ़र जो है बहुत इंटरेस्टिंग, तो बेशक अभी अगर देखेगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इवेंटफुल रहा है, लेकिन अगर उस वक्त की बात करें तो इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, बहुत सफ़र कठिन रहा है, क्योंकि गांव, एक छोटा सा गांव से आके जहाँ का पॉपुलेशन 300-400 लोग बसंते रहते हैं, वहाँ से आके बड़े शहर में बैठना, और वो भी कठिन, क्योंकि फाइनेंशियली मैंने बोला था कि हमारे एग्रेरियन फैमिली से जब बिलोंग करते हैं, वी आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन स्ट्रगल से ही उसमें अभी अगर देखेगा तो बहुत इवेंटफुल, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आसान नहीं रहा, टफ रहा है, बट देन
टफ लाइफ से निकल के अगर आए तो थोड़ा ऐसे मौका मिला। मैं मम्मी पापा ने मुझे ऐसे पढ़ने का, खुद का जो इतना सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने बलिदान दिया है जीवन का, अपना जीवन बच्चों को अपने करने का, तो उसे बहुत सीखने। हॉबीज़ मेरा ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो बीच बीच में जब हम कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में हम क्रिकेट खेलते थे, अभी इतना जैसे इतना क्रिकेट विकेट खेलने का हम अभी भी खेलते हैं बीच बीच में, तो ज़्यादा तो नहीं खेलते, लेकिन बीच बीच में अभी तो इतना आपके पास इंटरटेनमेंट आ गया है, सोशल मीडिया पे आपका वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। देन आई लाइक टू रीड बुक्स। मैं बुक पढ़ने का बड़ा शौक रखता था, अभी भी रखता हूँ। ज़्यादातर मैं दलाई लामा जी का बुक काफ़ी मैंने पढ़ा है, तो उससे मैं इंस्पायर भी हुआ हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, उनकी जो मेरा थिंकिंग जो है, लामा जी के जो टीचिंग से, उससे मैं काफ़ी मतलब शेप हुआ हूँ। जी, तो अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं उसको उस तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे स्ट्रगल्स किए, किस तरह से आप अभी जिस मुकाम पे हैं अभी आप, तो किस तरह पहुंचे, जब हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। थैंक यू। जैसे जो भी आप काम करते हैं, जो ओवरऑल जो है, जो भी हम करते हैं, कोई भी इंसान हो, जब कोई काम करते हैं, चाहे तो सोशल, बिकॉज वी लिव इन ए सोसाइटी, हम सोसाइटी के लिए जब काम करते हैं, लोगों के भलाई के लिए करते हैं, तो मैं ऐसा एक, और जो भी हमारा काम ऐसा काम है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, वेदर ऐसा चीज़ है जो कि सबके जीवन में टच करता है कहीं ना कहीं। जो भी हुसओवर इज अंडर द स्काई, देखो बारिश होगा तो एक की छत पे तो पड़ते नहीं, रिक्जिन की छत के ऊपर नहीं पड़ेंगे। बारिश होगा तो मतलब एक पूरा लोकेलिटी पे, पूरा एक सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, इकोनॉमी, तो लोगों का सेफ्टी, स्पेशली सेफ्टी ऑफ प्रीशियस लाइफ, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को काफ़ी वो समझता हूँ। तो क्योंकि हमारा काम जो है, क्योंकि लोगों के साथ डायरेक्ट टच में है, तो जो भी हम काम करते हैं उसको एक ह्यूमन टच दे के हम काम करते हैं। ह्यूमन टच मतलब हम कंसिडर ये करते हैं कि हम एक आदमी के साथ बात करते हैं, तो उसको सब लोगों को ये चाहते हैं कि सबका अपना डिग्निटी होता है, सेल्फ इस्टीम होता है, हम उसको हर्ट होने कभी नहीं देते, लोगों को साथ में रख के ही हम काम करते हैं। जी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जैसे हम इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम पूछना चाहेंगे, कभी आपको ऐसा सिचुएशन आपने देखा जहां आपको लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट, फिर अपने आप को उस सिचुएशन से आपने कैसे, तो जैसे कि आपने बताया कि जब आप मायूस रहते थे कभी किस वक्त पे, तो आपने कैसे अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाया है। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर में आप एक मेड डिपार्टमेंट जब आप काम कर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों, काफ़ी को-वर्कर्स होते हैं, तो कैसा रहा था आपका वहाँ पे काम करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, जहाँ आपने जम्मू कश्मीर या कश्मीर में रह के जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? जी थैंक यू। जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यू गेट टू वर्क विद पीपल ऑफ डिफरेंट, जो से नेचर का, अलग अलग सोच का, अलग अलग जो है बैकग्राउंड से। अब जैसे यहाँ पे लद्दाख में, अब जैसे आप यहाँ पे एक डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो खुला है यूटी बनने के बाद, तो जो ये नया सेंटर लद्दाख में खुला है, तो इसमें भी आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो कैसे कैसे चैलेंजेस रहे, और कितनी खुशी है जब आप जिस जगह पे आप पैदा हुए हो उसी जगह पे जब आप लोगों को सर्विस देने में, उसकी कितनी खुशी है आपको? ये तो इस खुशी का तो कोई इजहार करने का, कैसे करूँ, कोई खुशी का कोई लिमिट नहीं है। बहुत मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, और हमारा ऑनरेबल जो हर्षवर्धन जी है, हमारा गवर्नर साहब है, माथुर साहब है, इसी तरह हमारा लोकल एमपी से, देन हमारा पूरा डिपार्टमेंट के जो सीनियर अफसरान है, तो उन सब का जो है बहुत सपोर्ट रहा है, तो जिसकी बदौलत ही ये, बाकी मैं तो कुछ नहीं है, आई एम जस्ट ए वर्कर, आपको पता है। तो लेकिन मुझे जो काम टास्क दिए गए है, तो रिकॉर्ड हमने जो हमें एक टास्क मिला था कि आपको जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट दिया है कि जल्द से जल्द में एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर खुलना चाहिए। तो विद इन
इवन डिस्पाइट कोविड सिचुएशन, आपको पता है सबको कि कोरोना वायरस सिचुएशन काम करना, लोग जो है घर में बैठ के काम करते हैं, जैसे भी कि हमने घर में बैठ के ही कम्युनिकेशन जैसे लोगों की जहाँ पे भागदौड़ करके हमने रिकॉर्ड 9 मंथ में ही ये इस्टेब्लिश किया है, जिसका मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स है हमारे, जैसे मैंने पहले अगस्त में बोला है। तो ये अब देखो अदरवाइज आल्सो, क्योंकि आपको पता लद्दाख जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिर्फ वेदर वाइज तो हमारा है ही है, वेदर बिल्कुल हमारा एक्सट्रीम है। बिल्कुल दिन में अगर धूप होगा तो रात इतना ठंड, एक्सट्रीम वेदर, टेम्परेचर जाते हैं -25 से लेह की सिटी की बात करूँ, ऑन एन एवरेज में रेंज की बात करूँ, सम टाइम टेम्परेचर, वैसे इस बार तो नहीं हुआ, नहीं तो -25 -26 मिनिमम जो है जनवरी से लेके प्लस में जुलाई अगस्त में 37 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है, और वो भी रेरिफाइड एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो इतना एक्सट्रीम वेदर से, जिसमें काफ़ी एकदम फ्लैश फ्लड आते हैं, स्पेशली फ्लैश फ्लड, तो हमें बहुत सामना करना पड़ता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक मेट्रोलॉजिकल पहले खोलना चाहिए था। मैं तो कहूँगा कि इट शुड हैव बीन ओपन लॉन्ग बैक। चलो देर से ही हुआ, लेकिन सही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर जो है टेम्परेचर से ही शुरू होता है। सब ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। आप टेम्परेचर नापने के लिए आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तो लगाए, मॉनिटर तो करें, वो है ही नहीं। तो अभी से ये जब लगाया तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है माउंटेन्स आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो माउंटेन के लोग बैठते हैं इनको भुगतना पड़ता है ये ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ये जो सेंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस आल्सो स्ट्रेटेजिकली आपको पता है वेदर जो है, वेदर वगैरह जो है इट अफेक्ट्स एवरीवन, चाहे सिविलियन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे लेमैन हो। तो स्ट्रेटेजिकली हमारा जो लोकेशन आपको देखो, सियाचन देखो, पेंगोंग लेक देखो, देन मतलब हर जगह देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा हमारा नेबर ऐसा ही है जो कि बिल्कुल देख मतलब हमारे पास ऐसे हमारे पास 24 घंटा नज़र रखे हुए हैं। तो इसी तरह हमें अपने वेदर को, अपने जगह को सिक्योर करने के लिए हम वेदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने जवानों को टाइमली इंफॉर्मेशन दे, अपने जो इनको प्लानिंग करने के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये वेदर बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल मैं खुश हूँ इसलिए। जी, तो अभी फ़िलहाल आप लद्दाख का भी संभाल रहे हैं और जम्मू कश्मीर का भी संभाल रहे हैं, तो दोनों जब जगह पे संभालना रहता है तो आपको कितना इसमें दिक्कतें आती है, या इस चीज़ की आपको खुशी भी है कि दोनों तरफ आप संभाल रहे हैं? आपके शोल्डर्स पे था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है, आप जो भी आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने जब दिया, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, एक्चुअली आपको मैंने आगाज़ में बोला कि हमारे लिए तो कोई भी रास्ता हो, चाहे रास्ता स्मूथ हो चाहे कठिन हो, लेकिन हमारा ऐसा रहा है कि हम इंजॉय द जर्नी। तो लेकिन हमने डिपार्टमेंट के जो अफसरान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये लायक समझा कि चलो इनको जो अभी लद्दाख का भी एडिशनल चार्ज दे सकता है, मतलब ये कैन कैरी कर सकते हैं करके ऐसे एडिशनल चार्ज दिया। तो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू माय सीनियर ऑफिसर्स, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो लेकिन मैं आपको ये दिल से कहता हूँ कि इसको एकदम इस्टेब्लिश किया है अब, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने का तो रूम हर जगह कोई भी डिपार्टमेंट में रहता है। तो आई एम वेरी श्योर इन कमिंग ईयर्स, आने वाले टाइमिंग में ये डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलरली कोल्ड डेजर्ट मेट्रोलॉजी में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड बनने का ये मेरा विजन है। तो मैं अपनी लेवल पे काम करूँगा, तो उसको मतलब और देश का नाम रोशन करने का मैं सोच रहा हूँ। जी, ये तो बहुत आपका बहुत अच्छी सोच है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे लद्दाख के वेदर की बात करेंगे, इससे जो अगर हम पिछले 30 साल की बात करें और अभी की बात करें तो कितना चेंजेस आया है लद्दाख के वेदर में? चेंज हुआ है और काफ़ी चेंज हुआ है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं तो बहुत मायूस हो जाता हूँ जब हमारे ग्लेशियर को, स्पेशली जब समर में जब अपने आंखों के सामने ग्लेशियर जो है 1-2 महीने में या हफ्ते में जब कभी एकदम मेल्ट हो जाता तो मैं बहुत दुख होता हूँ। तो ये तो चलो हम एक जगह पे बैठ के, लेह में बैठ के मैं अपने गांव में जो ग्लेशियर अपने आंखों के सामने जब मैं मेल्ट होता देखता हूँ तो मुझे बहुत मायूस हो जाता हूँ। तो लेकिन ये तो
देखो काफ़ी चेंज आया, स्पेशली जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहा है, तो जिसकी वजह से आने वाले हमारे फ्यूचर्स जो जनरेशन है उनके जो है लाइवलीहुड पे इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। अगर हम अभी इसको काउंटर मेजर नहीं करें तो रोक नहीं सके। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को मतलब केयर ना करें, इसको बचा के ना रखें, केयर ना करें, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट लद्दाख का बहुत फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, लद्दाख का इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, माउंटेन इकोसिस्टम है, तो हमें नेचर के साथ रहना, हमारे पूरा फ्यूचर जनरेशन जो से चिल्ड्रन है, स्कूल्स के बच्चे हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे, मास अवेयरनेस होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी, अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे बर्फ़ जो है इस बार या काफ़ी साल हो गए जब लद्दाख में जो है बर्फ़ जो है कम पड़ती है, अगर पहले अगर सालों के कुछ पहले सालों की कुछ बात करें तो उसका क्या बड़ा एक कारण है, उसके बारे में? देखिए, मैं क्लाइमेटोलॉजिकली आल्सो कि लद्दाख में जो है बिकॉज ऑफ लीवर्ड, क्योंकि लद्दाख जो है माउंटेन के रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं। अभी मानसून जब आता है तो ज़ंस्कर साइड से आते हैं, लेकिन ज़ंस्कर का पहाड़ इतना है क्योंकि पूरा मानसून का जितना जम्मू में पड़ता है उतना नहीं पड़ता। इफेक्ट होता है ज़रूर, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जितना उतना पहुँच नहीं पाता बिकॉज ऑफ हाई माउंटेन्स। देन दूसरे विंटर में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हम बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेन हमारा जो वेदर सिस्टम लद्दाख में जो बारिश या बर्फ़ देते हैं वो दो है। विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, जो हमें बर्फ़ देते हैं, और समर्स में खास करके जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच में जब मानसून एक्टिव होता है तो मानसून का बारिश भी होते हैं, तो इसकी वजह से। लेकिन रेन शेडो, क्योंकि माउंटेन जो से मैंने पहले बता दिया, रेन शेडो होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ या बारिश बहुत कंपेयर टू जम्मू या कश्मीर बहुत कम पड़ते हैं। पहले से भी ऐसे पड़ता था, अभी भी, लेकिन फिर भी फिलहाल अभी जिसे हम देखने को मिला है, अगर यहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ भी गया तो एकदम 2 दिन में एकदम वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो बर्फ़ कम पड़ता है और दूसरा क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर टेम्परेचर अभी इंक्रीज होने की वजह से एकदम मेल्ट हो जाते हैं। जी, तो आखिरी सवाल जो हम ये बोलना चाहेंगे आपको, आप बहुत एक बड़े इंस्पिरेशन हो यूथ के लिए, तो स्पेशली आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, और आप अपनी जनरेशन में भी काफ़ी लोग आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। तो आने वाले युवाओं के लिए एक मैसेज क्या देंगे, उनको बनाना चाहिए, किस तरह का एक पढ़ाई का स्ट्रैटेजी होता है, एक लेवल पे पहुंचने में जब खुशी जो मिलती है, जो आप अभी महसूस कर रहे हो, उस चीज़ पे थोड़ा सा हमारे युवाओं को थोड़ा मैसेज करें। देखिए, थैंक यू। मेरा मैसेज यही रहेगा, सिंपल है कि लाइफ में सेटबैक आते हैं, रास्ता बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, लेकिन जो स्मूथ रास्ते से पूरा चले तो उसमें मज़ा भी नहीं आता। अगर 10 साल के 20 साल के बाद जो है डेस्टिनेशन आपका रफ हो तो उसमें ट्रेवल करना सीखो। तो उसमें अगर अब चैलेंज आएगा तो चैलेंज का सामना करना बहुत ज़रूरी है। यू ऑलवेज राइज फ्रॉम द फॉल, कभी फॉल हो जाते हैं, फिर उसमें ये उठना सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कभी ये नहीं समझना है कि आपका जो एटीट्यूड जो है, योर एटीट्यूड शुड ऑलवेज भी पॉजिटिव। आपका एटीट्यूड जो है बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और कोई भी काम, जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट, जो आप करना चाहो, अगर आपने मन में ठान ले कि सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ मैंने करना है, और स्टडी तो करना ही करना, मगर स्मार्ट स्टडी, ये नहीं कि गधी की तरह पूरा पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ करें, एक प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ करें। मैं ये कहूँगा कि यू कैन कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी जीवन में कुछ कर सकते हैं, और हमारा ये होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के, अपने देश के लिए करेंगे, पूरा इंसानियत के लिए करेंगे, पूरा देश को या पूरा कंट्री को, पूरा जो से वर्ल्ड को एक एग्जाम्पल बन के पूरा मतलब इंटरनेशनल फिगर बनना आपका एक वो होना चाहिए, विजन होना चाहिए। और अगर आपके पास ये विजन हो, ये एटीट्यूड हो, तो आप पक्का बन सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है सोनम लोटस जी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो इन्होंने बताया है युवाओं के लिए, जो कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह पॉजिटिव रहना है, और बिल्कुल ही मायूस नहीं होना है जब ज़िंदगी में चैलेंजेस सबको आते हैं। तो इसी के साथ रिगजिन वैंगमो और निसार हुसैन, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से। हर खास व आम को इतला दी जाती है कि पूरे मुल्क के साथ साथ जिला करगिल में भी 16 जनवरी 2021 से कोविड वैक्सीन के टीकाकारी का अमल शुरू हो रहा है। ये वैक्सीन मुल्क में ही तैयार किया गया है, जिसके पहले मरहले में महकमा सेहत के हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिलाया जाएगा।
इस सिलसिले में पहली किस्त में मुल्क भर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है, जिसके बाद सिलसिलावार तरीके से तमाम आबादी जुमरों की टीकाकरण के सिलसिले में सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब भी सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा और आप सबकी वैक्सीन लगाने की बारी आएगी तो इस वक्त जरूर टीका लगवाएं और खुद को, अपने अजीजो अकारिब और रिश्तेदारों को महफूज रखें। आप महफूज तो मुल्क महफूज। महकमा सेहत आमा जिला करगिल की तरफ से मफाद आमा में जारी।